नमस्कार साथियों, आज हम लोग पर्यावरण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को देखा जाएगा। पहला प्रश्न है, जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। बी दिया है, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन। सी दिया है, एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता। और डी ऑप्शन दिया है, भौतिकी घटकों का किसी पर्यावरण पर प्रभाव। इस प्रश्न का उत्तर होगा किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, जैव विविधता का अर्थ है। जैव विविधता का अर्थ है विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणी अर्थात पौधे एवं जंतुओं की विविधता को ही क्या कहते हैं? जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कह रहा है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू। कह रहा, भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। कह रहा, भोजन, औषध, औद्योगिक उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। इस प्रश्न का उत्तर होगा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा देखा जाए। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता आनुवंशिक, जाति, समुदाय व पारितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का क्या करते हैं? निर्वहन करते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, जैव विविधता के नाश का कारण है जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश, उपर्युक्त सभी। जैव विविधता का नाश का प्रमुख कारण ये हमारो क्या हैं? तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं? सही हैं। जो विविधता क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। जिससे प्राकृतिक आवास का ह्रास भी होता है, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण या वन क्षेत्रों की सघनता कम होना, औद्योगिकरण तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार और तस्करी आदि, ये सभी क्या हैं? जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर प्रश्न दिया है, कह रहा है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। कह रहा है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है आवासीय प्रदूषण, विदेशज प्रजातियों का समावेश, अत्यधिक दोहन, प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो जैव विविधता का मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता का ह्रास का मुख्य कारण हमारा क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश। क्या है? प्राकृतिक आवासीय विनाश। फिर दिया है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर, 22 मई, 28 फरवरी और 30 जनवरी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। फिर दिया है,
निम्न में से कौन से किसी एक प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है? भूमंडलीय तापन, प्राकृतिक आवास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण और शाकाहार प्रोत्साहन। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? भूमंडलीय तापन, प्राकृतिक आवास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, शाकाहार का प्रोत्साहन। अब इसमें कह रहा है ए दिया है केवल 2 और 3, बी दिया है 2, 3, 4, सी दिया 1, 2, 3 में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भूमंडलीय तापन भी होगा, ऑप्शन 1 भी होगा, प्राकृतिक आवास का विखंडन भी होगा, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण भी होगा। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1, 2, 3। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है? भंगुर परितंत्र जैसे मैंग्रोव वन और नम भूमि, हिमालय के दुर्गम आवास और प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। और डी ऑप्शन दिया आरक्षित जीवमंडल बनाना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा प्राकृतिक आवासों और वनस्पति विनाश तथा झूम की खेती। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्राकृतिक आवास और वनस्पति का विनाश तथा झूम की खेती। कह रहा है निम्न में से कौन सा जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? कह रहा निम्न में से कौन सा जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? पूर्वी हिमालय, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन है? क्या होता है? पूर्वी हिमालय होता है। क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा होगा पूर्वी हिमालय। देखिए जो पूर्वी हिमालय जैव विविधता का हॉट स्पॉट स्थलों में शामिल है। इसके अतिरिक्त भूमध्यसागरीय बेसिन और ऑस्ट्रेलिया में भी इसमें शामिल है। अब देखिए फिर प्रश्न दिया है भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हैं। ताप स्थल को ही क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट या तप्त या प्रखर या उष्ण, ये सभी क्या है? हॉट स्पॉट के नाम हैं। कह रहे हैं कि भारत में जैव विविधता के ताप स्थल या हॉट स्पॉट हैं। कह रहा है पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिम हिमालय व सुंदरबन, पूर्वी हिमालय और शांत घाटी। अब देखिए कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट क्या है? ये हमारे हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं या तापस्थल क्षेत्र हैं। फिर कह रहा है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। तो क्या होगा? हमारा पूर्वी घाट नहीं है बल्कि पूर्वी हिमालय है जैव विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है। तो यहाँ पर पूर्वी हिमालय दिया ही नहीं है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हमारा पश्चिमी घाट होगा। क्या होगा? हमारा पश्चिमी घाट। फिर कह रहा है जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर दिया है गंगा का मैदान, मध्य भारत, उपयुक्त में कोई नहीं। तो जैव विविधता का हॉट स्पॉट देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या हैं? जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। अब देखिए हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नार्मन मायर्स
नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। अब देखिए, हॉट स्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर निरंतर क्या है, संकट बना हुआ है। जैव विविधता के संदर्भ में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, भारत म्यांमार का जो सुंडालैंड क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और भारत म्यांमार सीमा वाले क्षेत्र तथा सुंडालैंड के भाग, ये सभी क्षेत्र क्या कर सभी क्षेत्र हॉटस्पॉट के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। कह रहा हिमालय, फिर दिया है पश्चिमी घाट, विंध्य दिया है, उत्तर पूर्वी भारत दिया है और पश्चिमी घाट। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हमारा विंध्यन। क्या है, विंध्यन जो हमारा है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट स्थल नहीं है। अब कह रहा है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। कह रहा है सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या कौन सा है, तो हमारा क्या है, कह पहला दिया यूकेलिप्टस, सिकोया, देवदार और आम। तो सबसे लंबा वृक्ष हमारा क्या है, सबसे लंबा हमारा वृक्ष सिकोया है। क्या है, सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है। अब देखिए, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 115.5 मीटर तक होती है। सबसे लंबा वृक्ष अर्थात कौन सा है, सिकोया। कह रहा किसी भी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है वो अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो। 15 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, 50 वर्ष। प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ अर्थात ICUN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर की परिभाषा के अनुसार किसी भी प्रजाति तब विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में लगभग 50 वर्षों से देखा नहीं जाता है, तो वह प्रजाति क्या मानी जाती है, विलुप्त मानी जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित है। कह रहा रेड डाटा बुक तथा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन है। कह रहा पहला दिया है UTES, फिर दिया है ICUN, फिर IBWC, फिर दिया इनमें से कोई नहीं। तो रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित कौन है, IUCN। क्या है, ये रेड डाटा बुक से संबंधित संगठन है। कह रहा विलुप्त होने वाले प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है डेड डाटा बुक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब विलुप्त होने वाली प्रजातियों का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है, रेड डाटा बुक में रखा जाता है। अब देखिए, अब कह रहा है कि प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ अर्थात ICUN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में विलुप्त प्रजाति के कगार पर खड़े संकट ग्रस्त पौधों और पशु जातियों को सूची में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म का है, गोल्डन ओरियोल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फैंटेल, इंडियन सनबर्ड। तो सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त कौन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड।
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सबसे संकटापन्न स्थिति में है। फिर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता संरक्षण में अत्यधिक महत्वपूर्ण रणनीति है? जैव मंडल रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु और अभयारण्य। कह रहा है जैव मंडल रिजर्व, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, जंगली जंतु अभयारण्य। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जैव मंडल रिजर्व। क्या होगा? जैव मंडल रिजर्व। फिर कह रहा है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्णकटिबंधीय वनों में, शंकुधारी वनों में, उत्तरी ध्रुवी वनों में। क्या है? उत्तरी ध्रुवी वनों में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान अभयारण्य नहीं है? कह रहा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। फिर दिया है हमारा वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, वन प्राणी अभयारण्य, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क, वन अभयारण्य। तो हमारा क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? वनस्पतिक उद्यान। क्या है? वनस्पतिक उद्यान। फिर नेक्स्ट प्रश्न दिया है प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है। कह रहा है कि प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकता विविधता मिलती है। कह रहा शीतोष्णकटिबंध वनों में, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। क्या है? वनों में। यहाँ वनों में लिखा गया है तो क्या होगा? वनों में। फिर है अत्यधिक प्रदूषित नदियों में, मरुस्थली और सवाना मैदान में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। क्या होगा? आर्द्र वनों में। फिर कह रहा है जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। फिर भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पे एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। कह रहा जैव विविधता में परिवर्तन होता रहता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जैव विविधता हमेशा क्या होती है? भूमध्य रेखा की ओर क्या करती है? बढ़ती रहती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कह रहा शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में, फूलों की घाटी में। कह रहा सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? शांत घाटी में। अब देखिए केरल में स्थित शांत घाटी, इसी को कहते हैं साइलेंट वैली, जो सर्वाधिक जैव विविधता के क्षेत्र पाई जाती है। ठीक। अब देखिए फिर प्रश्न पूछा है कि शांत घाटी अवस्थित है, अर्थात साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू एवं कश्मीर में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? केरल में हमारा क्या है? शांत घाटी स्थित है। फिर कह रहा है साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? अर्थात साइलेंट वैली
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। साइलेंट वैली अभी क्या बताया गया है? केरल। अब कह रहा है फूलों की घाटी अवस्थित है, कह रहा है कि फूलों की घाटी अवस्थित है, तो फूलों की घाटी केरल में है ये क्वेश्चन। और शांत घाटी और फूलों की घाटी ये क्वेश्चन टेट में कई बार पूछ चुका है और बहुत से एग्जाम में भी पूछ चुका है। और देखिए फूलों की घाटी अवस्थित है केरल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, और इनमें से कोई नहीं। तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। जो चमोली जिला है, उत्तराखंड के चमोली जिला में क्या पाई जाती है? फूलों की घाटी से संबंधित है। फिर कह रहा है, देखिए कह रहा है रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था, जैव ईंधन के, वनों के, नमभूमि के, शुष्क भूमि के। तो रामसर सम्मेलन किससे संबंधित था? रामसर सम्मेलन नमभूमि से संबंधित था। फिर पूछ रहा है वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी, 2 अप्रैल, 3 मार्च, 5 मई। तो वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसी को कहते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस। जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस अर्थात वर्ल्ड वेटलैंड्स डे प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। फिर दिया है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत के सबसे बड़ा अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है? कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है? गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा? इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा गुजरात। भारत में आर्द्रभूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है, जबकि आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। फिर कह रहा है जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। कह रहा है जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के, आनुवांशिक भिन्नता के। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आनुवांशिक भिन्नता के। इस प्रश्न का उत्तर होगा आनुवांशिक भिन्नता के। ये अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।